ये आकाशवाणी दिल्ली है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही और कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली सरकार राजधानी में पशुओं के इलाज के लिए 5 मोबाइल वैन तैनात करेगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी के अलग अलग हिस्सों में छापा मारकर 3 ड्रग्स तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार साहित्य अकादमी के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं को प्रोत्साहन दे रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही और कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के बीच सदन ने जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 और निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन में पहले स्थगन के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने के बाद भी ऐसी ही स्थिति होने पर सदन को अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, जनता दल यूनाइटेड और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा। हंगामा कर रहे सदस्यों ने उनकी अपील अनसुनी कर दी। विपक्षी सदस्य काले कपड़े पहनकर आए थे। अध्यक्ष ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी स्थिति इसी प्रकार की थी। सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए। सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया और इसके बाद सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर नारेबाजी की। इस बीच विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने देश की विदेश नीति के बारे में एक बयान दिया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी सदस्यों के काले वस्त्र पहनकर आने के लिए उनकी आलोचना की। सभापति ने बार बार सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन विरोध कर रहे सदस्यों ने उनकी अपील को नजरअंदाज किया। बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी के अलग अलग हिस्सों में छापा मारकर 3 ड्रग्स तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से उच्च गुणवत्ता वाली 900 ग्राम से अधिक मात्रा में हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि राजधानी में सक्रिय अवैध ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 30 जून तक लगभग 40 किलोग्राम हेरोइन, 15 किलोग्राम कोकीन, 2000 किलोग्राम गांजा और 275 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद की गई है। श्री यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस कई एजेंसियों के साथ मिलकर राजधानी को ड्रग मुक्त बनाने पर काम कर रही है। देश भर में 18,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने वाले पर्यावरणविद सुंदरम तिवारी को आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधानसभा परिसर में सम्मानित किया। इस दौरान श्री गोयल और कई पूर्व और वर्तमान विधायकों ने विधानसभा परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आधुनिकता और विलासहीन सुविधाओं के चलते लोग पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। श्री गोयल ने जोर देते हुए कहा, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए सभी लोगों को अपने अपने स्तर पर काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम में जाने माने पर्यावरणविदों समेत कई गैर सरकारी संगठन के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार साहित्य अकादमी के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं को प्रोत्साहन दे रही है। राज्यसभा में आज संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साहित्य अकादमी मिजो, गारो, लेप्चा, खासी और जयंतिया सहित पूर्व उत्तर के अनेक जनजातीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मंत्रालय क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किए जाने को प्रोत्साहित करती है। इससे अन्य भाषाई समुदाय की पुस्तकों के अनुवाद में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इस नीति के अंतर्गत कम से कम कक्षा 5 में स्थानीय भाषा शिक्षा दीक्षा का माध्यम होगा। ये सुविधा कक्षा 8 तक भी बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली सरकार राजधानी में पशुओं के इलाज के लिए 5 मोबाइल वैन तैनात करेगी। इसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए सभी सुविधाओं से लैस 5 जांच केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस बारे में आज विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में पशु कल्याण बोर्ड की पहली बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता पर रोकथाम और पशुओं की बेहतरी को लेकर भी चर्चा की गई। श्री राय ने बताया कि 19 वर्गों में विभाजित इस बोर्ड में कुल 27 सदस्यों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ये बोर्ड पशुओं पर होने वाली हिंसा को रोकने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि देश की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश सीआरपीएफ के साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा की सराहना करता है। उच्चतम न्यायालय ने आज प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति वीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने आंशिक रूप से उनके कार्यकाल को बढ़ाने से संबंधित केंद्रीय सरकार की अपील मंजूर करते हुए ये भी व्यवस्था दी कि अब उनके कार्यकाल की अवधि और नहीं बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजॉय रॉय थॉयसन ने आज सीआरपीएफ की स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पमालाएं अर्पित की और ड्यूटी के दौरान बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका ने इस बल की बहुमुखी प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जो विपरीत आंतरिक सुरक्षा स्थिति से निपटने के प्रति कटिबद्ध है और सेवा और वफादारी इसका मूल मंत्र है। सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजॉय लाल ने कहा कि सीआरपीएफ अपने अस्तित्व के 84 वर्षों के दौरान अपने उल्लेखनीय साहस का परिचय दिया है। उसे इसके लिए अब तक 469 गैलेंट्री पदक मिल चुके हैं। इस अवसर पर श्री डेका और श्री थाउसेन ने सीआरपीएफ के जवानों और बलिदानी जवानों के परिवारों को पदक प्रदान किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन में सुगमता और जीवन की गुणवत्ता उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। राजकोट में 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद श्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि उनकी सरकार सुशासन की गारंटी के साथ सत्ता में आई है। बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है। हम गुड गवर्नेंस की, सुशासन की गारंटी देकर आए हैं। आज हम उस गारंटी को पूरा करके दिखा रहे हैं। हमने गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान देश में गरीबी काफी हद तक कम हुई है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि हमारी सरकार के 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। श्री मोदी ने राजकोट को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का विकास इंजन बताया।
उन्होंने कहा कि राजकोट शहर अपने लगातार बढ़ते ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण मिनी जापान के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नया हवाई अड्डा स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार से जुड़ने में सहायता करेगा। आज राजकोट नया और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है। अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। और एक बार मैंने कहा था, ये तो मेरा मिनी जापान बन रहा है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में कहा कि पिछले 9 वर्षों में सड़क, रेलवे और हवाई संपर्क सुदृढ़ हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज राजकोट के पास हीरासर में राज्य का पहला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और महत्वाकांक्षी सोनी सिंचाई योजना के अंतर्गत 2 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नया हवाई अड्डा 1405 करोड़ रुपए की लागत से 1500 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने राजकोट में 860 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजकोट देश का उभरता हुआ आर्थिक केंद्र है। उन्होंने राजकोट से इंदौर और उदयपुर के लिए नई उड़ानें जल्द शुरू करने की भी घोषणा की। सरकार ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम इस वर्ष 9 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान देश भर में आयोजित किया जाएगा। लगभग 7,500 खंडों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जुटेंगे। अगले महीने आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में युवा अपने राज्यों के ग्राम पंचायतों या सभी गांवों की मिट्टी अपने साथ लेकर आएंगे। नई दिल्ली में कल मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास के सचिव शैलेश कुमार और युवा कार्य सचिव मीता राजीव लोचन ने की। आजादी का अमृत महोत्सव साबरमती से दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। अब मेरी माटी मेरा देश अभियान की परिकल्पना आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन के रूप में की गई है। इस अभियान के अंतर्गत वसुधा बंदन, शिला फलकम स्मारक को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्यामलाल कॉलेज दिल्ली हॉकी सीनियर स्टेट पुरुष चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। श्यामलाल कॉलेज ने आज क्वार्टर फाइनल में दिल्ली टाइगर हॉकी क्लब को 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जा रही चैंपियनशिप में श्यामलाल कॉलेज की तरफ से विनीत और रवि शर्मा ने 2-2 गोल किए, जबकि आशीष सहरावत और रोशन ने 1-1 गोल किया। दिल्ली टाइगर क्लब की तरफ से मोहित, साहिल, ललित और पवन चौहान ने 1-1 गोल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI पर विचार करेगी। श्रीमती सीतारामन ने नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्रों पर तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का मौजूदा आकार अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि बाजार में इसके 80,000 उत्पाद हैं। और अब मौसम। राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही और कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली सरकार राजधानी में पशुओं के इलाज के लिए 5 मोबाइल वैन तैनात करेगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी के अलग अलग हिस्सों में छापा मारकर 3 ड्रग तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सरकार साहित्य अकादमी के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं को प्रोत्साहन दे रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।